हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और मूवमेंट लेकर आया हूं जिसको कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है वह रेनेसां मूवमेंट का ही एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको रेनेसां मूवमेंट समझाया था और रेनेसां मूवमेंट के क्या क्या प्रभाव मनुष्य की सोच और साहित्य पर पड़ा था, उसकी सोसाइटी पर पड़ा था, यूरोपियन सोसाइटी पर, वहीं से एक और मूवमेंट निकला जिसको कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा जाता है। अब रिफॉर्मेशन का मतलब ही है सुधार। रिफॉर्मेशन का हिंदी अर्थ होता है सुधार। तो अगर हम इस मूवमेंट की बात करें तो इस मूवमेंट ने जो सुधार किया वह सुधार था सर्वप्रथम धार्मिक रिलीजियस, और उसके बाद इस धार्मिक सुधार का प्रभाव इंग्लैंड के साहित्य पर भी पड़ा। अब कहां से यह शुरू हुआ, कौन कौन ऐसे मुख्य आप कह सकते हैं जिसके सूत्रधार थे और कौन मुख्य लीडर्स इसके हुए, किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो चूंकि मैंने आपको रेनेसां पढ़ाया तो रेनेसां मैंने आपको समझाया था कि रेनेसां मूवमेंट सिर्फ इंग्लैंड का नहीं है। रेनेसां मूवमेंट जो था वो पूरे यूरोप का मूवमेंट था। उसी क्रम में जर्मनी की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको एक हेडिंग पहले लिखी है रिफॉर्मेशन इन जर्मनी। तो जर्मनी से हम इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट का स्टार्ट करते हैं। तो रेनेसां मूवमेंट की अगर हम बात करें तो जर्मनी में रेनेसां मूवमेंट इंटेलेक्ट तक सीमित था। 14वीं सेंचुरी में अगर हम रेनेसां मूवमेंट की बात करें तो रेनेसां मूवमेंट इंटेलेक्ट यानी बुद्धि तक सीमित था, बौद्धिक विकास तक सीमित था। धीरे धीरे इस रेनेसां मूवमेंट ने एक धार्मिक रूप लिया जर्मनी में, और जब ये इसने धार्मिक रूप लिया तब इसका नाम रिफॉर्मेशन रखा गया। क्या रखा गया? रिफॉर्मेशन। अब फिर से समझ लीजिए, 14वीं शताब्दी में जर्मनी में जब रेनेसां मूवमेंट चल रहा था तो रेनेसां मूवमेंट को बौद्धिकता से संबंध रखा गया, इंटेलेक्ट से मतलब रखा गया, और धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ा तो इसने एक धार्मिक रूप लिया, और जब इसने एक धार्मिक रूप लिया तो इसका नाम हुआ रिफॉर्मेशन। आगे मैंने एक नाम लिखा है मॉन्क मार्टिन लूथर। जर्मन मॉन्क थे ये मार्टिन लूथर। अगर हम कहें तो इस रिफॉर्मेशन के फादर, सूत्रधार जो थे वो थे मार्टिन लूथर। क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, सुनिए जरा। तो ये जर्मन मॉन्क जो मार्टिन लूथर थे, इन्होंने सबसे पहले जर्मनी में जो उस समय कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च थे और उन रोमन कैथोलिक चर्च में जो गलत डॉक्ट्राइन्स यानी कि गलत जो नियम चल रहे थे उन नियमों का विरोध किया। कौन से चर्च चल रहे थे उस समय? पूरे यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो चल रहे थे उनके जो गलत नियम थे, उनके उन गलत नियमों का विरोध सर्वप्रथम किया मार्टिन लूथर ने। इन्होंने क्या किया, जो चर्च संबंधी पात्र थे उस समय के और जो चर्च में कार्य होते थे उनका विरोध किया। चर्च संबंधी पात्रों का विरोध इसलिए इन्होंने किया क्योंकि उस समय जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उनमें जो एक्लेस्टिकल कैरेक्टर्स हुआ करते थे, चर्च संबंधी पात्र जो हुआ करते थे, वो बहुत अधिक भ्रष्ट हो गए थे, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चूंकि ये लेट मिडिल एजेस के अंतर्गत आता है 14वीं शताब्दी, तो उस समय अगर हम कहें तो चर्च सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस ना होकर कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हुआ करता था यूरोप में, जहां बाकायदा लोग जैसे मुकदमों की सुनवाई होती है तो ऐसे मुकदमे चला करते थे कोर्ट के अंदर और बाकायदा कोर्ट ऑफ जस्टिस का कार्य किया करते थे आपके चर्च।
और जब उन्हीं चर्च में कार्य करने वाले लोग जो एक्लेसिस्टिकल कैरेक्टर्स थे वो कैसे हो गए, भ्रष्ट हो गए, धन के पीछे दौड़ने लगे, पोजीशन का गलत फायदा उठाने लगे, तो सोचिए कि समाज पर इसका कितना बुरा प्रभाव उस समय रहा होगा। तो इस कारण से मॉन्क जो मार्टिन लूथर थे, उन्होंने चर्च के गलत नियमों और चर्च में कार्य करने वाले जो लोग थे उनका विरोध किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि पूरी जर्मनी में बहुत जल्द जो रोमन कैथोलिक चर्च के मुखिया होते हैं, जिनको हम पोप कहते हैं, उन पोप के खिलाफ विद्रोह हो गया। और ये जो रोमन चर्च थे, चूंकि कैथोलिक्स थे और कैथोलिक से पहले चूंकि इनकी शासन सत्ता पोप के हाथों में थी, तो इनको रोमन कैथोलिक चर्च कहा गया। तो लोग जो थे वो पोप और रोम की सत्ता के खिलाफ हो गए। जब रिफॉर्मेशन धीरे धीरे और आगे बढ़ा, जब रिफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ा, तो यूरोप जो था, जिसको कि रोमन कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग पूरा एक यूनाइट बना दिया गया था, एक यूनिटी में था, इसके दो भाग हो गए, इसके दो भाग हो गए, यानी कि पूरा यूरोप अब दो हिस्सों में बट गया। जिस क्रिश्चियन यूरोप का लोग नाम लेते थे कि पूरा यूरोप जो है वह क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियन लोगों का है, वहां एक यूनिटी है, अब वही यूरोप इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट में क्या हुआ, दो भागों में बट गया। एक तरफ रोमन कैथोलिक्स, मतलब वे व्यक्ति जो कि रोमन कैथोलिक्स के फॉलोअर्स थे, और दूसरी तरफ जो इसके विरोध में आए उनको नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट। एक तरफ रोमन कैथोलिक्स और दूसरी तरफ जो इसके विरोध में आए उनको नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट का मतलब ही विरोध होता है, इसलिए इनका नाम रखा गया प्रोटेस्टेंट, यानी कि विरोधी। ठीक है, तो आप ये समझिए कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट जब चला जर्मनी में, तो मार्टिन लूथर की अगुवाई में इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी जैसे देश जो थे वो बहुत जल्दी पोप की सत्ता से मुक्त हो गए, यानी कि रोमन कैथोलिक्स की डॉक्ट्राइन से मुक्त हो गए। कौन कौन से देश, इंग्लैंड, हॉलैंड और जर्मनी जैसे देश, और ये सभी देश कहां के थे, यूरोपियन के। और मैंने कहा कि जो तो आपस में ये ग्रुप डिवाइड हो गए, रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, ये इन्होंने कोई आप कहें अहिंसात्मक नियम नहीं अपनाया। उस समय यूरोप में बहुत अधिक हिंसाएं हुई, वायलेंस हुआ, कई लोगों की इसमें हत्याएं भी हुई। काय को लेकर, धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर। ठीक है ना, सुधार हुआ, लेकिन सुधार कैसे कैसे हुआ वो देखिए आगे आगे। उसके बाद मैंने दूसरा डाला है क्रिटिसिज्म ऑफ द चर्च बाय जॉन बाइकलेफ। यहां तक तो बात हो गई पहले में मॉन्क मार्टिन लूथर की, क्या क्या किया है ना, मैंने आपको विस्तार से समझाया। अब दूसरा आया क्रिटिसिज्म ऑफ द चर्च बाय जॉन बाइकलेफ। अब चूंकि मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर समझा रहा हूं, तो इंग्लैंड की बात, नेचुरल सी बात मैं करूंगा, तो हम लोग जर्मनी से आते हैं इंग्लैंड पर। इंग्लैंड में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जॉन बाइकलेफ। तो इंग्लैंड में सबसे पहले अगर चर्च का विरोध, वैसे समझ लीजिए जो मैं चर्च कह रहा हूं उसका मतलब है रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक जिन पर पोप की सत्ता थी, रोमन कैथोलिक का मतलब है जिन पर पोप की सत्ता थी, तो उसका सबसे पहले विरोध किया जॉन बाइकलेफ ने। क्या है इसमें समझिए, ए रिवोल्ट अगेंस्ट पेपल चर्च स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन 14th सेंचुरी, यानी कि पेपल चर्च का विरोध जो था वो इंग्लैंड में 14वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया। मैंने यहाँ एक शब्द लिखा है पेपल, पेपल का मतलब पोप से है, पोप का अधिकार। तो पोप के आधारित चर्च जो थे उनका विद्रोह इंग्लैंड में शुरू हुआ 14th सेंचुरी में। अब देखिए, मैंने आपको जब रेनेसां मूवमेंट, मैं आपको दोनों से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैंने आपको रेनेसां मूवमेंट पढ़ाया था, तो रेनेसां मूवमेंट में मैंने आपको बताया था कि 14वीं शताब्दी के लेखक हमारे चौसर साहब जो थे वो इटली गए थे। इटली में जाकर उन्होंने जो रोमन और ग्रीक साहित्य था उसको पढ़ा था, और फिर अपनी कैंटरबरी टेल्स जो उन्होंने लिखी पुस्तक, उसमें उन्होंने अपने पात्रों को ऐसा दिखाया कि जिन पर रेनेसां का प्रभाव था।
साथ ही साथ उसी कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने उस समय जो चर्चेस में एक्लेस्टिकल कैरेक्टर्स जो थे, जो जितने करप्ट हो गए थे, उन करप्ट कैरेक्टर्स का भी वर्णन किया है। तो आप सोचिए, और मैं बात भी कहां की कर रहा हूं, कब की कर रहा हूं, 14वीं सेंचुरी की। तो इंग्लैंड में 14वीं शताब्दी में जॉन वाइक्लिफ जो थे, इनके नेतृत्व में क्या हुआ, इंग्लिश चर्च का विरोध आरंभ हो गया था, और जिसको उस समय के राइटर्स ने भी अपनी राइटिंग में प्रदर्शित किया है। उसके बाद इसमें लिखा है जॉन वाइक्लिफ वाज फर्स्ट टू अटैक द पेपेसी। इंग्लैंड में जॉन वाइक्लिफ पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि पोप की शासन सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। He left behind two things। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो जॉन वाइक्लिफ जो थे, उन्होंने अपने पीछे, जॉन वाइक्लिफ साहब जो थे, उन्होंने अपने पीछे दो चीजें छोड़ी। उन्होंने अपने पीछे दो चीजें छोड़ी। पहली चीज थी ए ग्रुप ऑफ डिवोटेड फॉलोअर्स एंड ए ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। यानी कि जॉन वाइक्लिफ साहब ने अपने पीछे दो चीजें छोड़ी। पहली चीज थी एक डिवोटेड फॉलोअर्स की एक फौज, डिवोटेड फॉलोअर्स की एक फौज, और दूसरा ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में बाइबल का ट्रांसलेशन। अगर हम बाइबल की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य पर बाइबल का बहुत बड़ा प्रभाव है। नेचुरल सी बात है, क्रिश्चियनिटी का सबसे उनका पवित्र ग्रंथ है बाइबल, प्रभाव होगा। लेकिन अंग्रेजी साहित्य पर कैसे प्रभाव है उसका, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल हम ये समझते हैं कि उन्होंने क्या छोड़े, अपने फॉलोअर्स और साथ ही साथ बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन। बाइबल जो है उसकी मूल भाषा हर्बीव है, हर्बीव भाषा में लिखी हुई है बाइबल, उसकी मूल भाषा। और इसमें दो टेस्टामेंट हैं आपके, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो जॉन वाइक्लिफ साहब जो थे, इन्होंने इसका अंग्रेजी में प्रथम ट्रांसलेशन किया। उससे पहले बाइबल जो थी वो अंग्रेजी ट्रांसलेट नहीं थी, वह हर्बीव भाषा में ही पढ़ी और सुनी जाती थी। क्लियर? इसके लिए भी मैं आपको एक पूरा वीडियो दूंगा, एक ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल को लेकर, वो भी वीडियो आपको आई होप पसंद आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिज फॉलोअर्स वर निकनेम्ड लॉलेट्स। जो मैंने कहा कि इन्होंने दो, जॉन वाइक्लिफ साहब ने दो चीजें अपने पीछे छोड़ी, एक फॉलोअर्स की फौज और दूसरा बाइबल। तो जो फॉलोअर्स थे इनके, उनका एक निकनेम था, और वो निकनेम था लॉलेट्स। निकनेम क्या था? लॉलेट्स। मैंने आपके लिए लिखा है, बहुत बार पूछा जाता है ये कि लॉलेट्स किनको कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा निकनेम ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। ठीक, तो ये बात कहां पे हो गई हमारी? इंग्लैंड में। क्रिटिसिज्म ऑफ द चर्च बाय जॉन वाइक्लिफ, ये बात हुई अब इंग्लैंड में। जर्मनी से हम कहां आ गए? इंग्लैंड में। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, जिसने कि रिफॉर्मेशन को उसकी जो मूल भावना के लिए, जिसके लिए बना